हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लव। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग की सीटी पीजी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। नॉट जस्ट कंटेंट, अगर वैसे भी आप मेंटली थोड़ा ठीक नहीं फील करें कुछ भी, यू कैन डेफिनेटली डीएम मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा, फिर से मैं आपको चार्ट बताऊंगी जो कि मैं बार बार बताती हूँ। वो ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बट क्या पता आप पहली बार इसे देख रहे हो तो इस वजह से बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रपोजल होता है, राइट। प्रपोजल को कोई एक्सेप्ट करता है, जब एक्सेप्टेंस होता है तो प्रॉमिस बनता है, करेक्ट। जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन आता है तो वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा अग्रीमेंट। जब अग्रीमेंट में हमारे सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं, अग्रीमेंट में हमारे सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगे तो वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसी अगर हम लोग सेक्शन 10 के अंदर देखें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब वो क्या चीज़ें हैं जो कि एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने 4 चीज़ें देखी थी। पहली चीज़ क्या थी, एक तो हमने देखा था कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। दूसरा है फ्री कंसेंट, जो कि हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा कि लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये ऑल्दो हमें इसका थोड़ा आइडिया है, मैं बाद में एक और फिर भी एक वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। और उसका अगला जो हमारा कि उसे एक्सप्रेसली वॉइड नहीं डिक्लेयर किया है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, तो उसको भी जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारा है, हमें ये पढ़ना है कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सॉरी फॉर माई वेरी बैड हैंड राइटिंग, बट आप लोग एक बार सेक्शन 10 को जो है ना प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी कि सेक्शन 10 मैंडेट्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में करने के लिए फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग सेक्शन 13 की बात करें तो सेक्शन 13 से हमारे कंसेंट वाली चीज़ शुरू होती है। तो सेक्शन 13 की बात करें तो ये बोलता है कि कंसेंट वो होता है, पहले कंसेंट बताया गया, पहले फ्री कंसेंट नहीं बताया गया, पहले आपको बताया गया कि कंसेंट क्या होता है। तो कंसेंट बेसिकली ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग सेम चीज़ पे सेम सेंस में अग्री करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कंसेंसस एड ईडम। क्या बोलते हैं, कंसेंसस एड ईडम, यहाँ पे मैंने लिखा है। जब वो सेम चीज़ को सेम मैनर में अग्री करते हैं, जैसे चंगू है और मंगू, चंगू ने बोला वो पीपीटी देगा, ठीक, पीपीटी 2000 रुपीज़ के देगा, तो दोनों सेम बात पे सेम मैनर में अग्री कर रहे हैं। तो चंगू ही बोलता है ठीक है मैं पीपीटी दूंगा 2000 और 2000 रुपये लूंगा, मंगू बोलता है मैं 2000 रुपये दूंगा और पीपीटी लूंगा। तो ये दोनों लोग सेम चीज़ को सेम सेंस में अग्री कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंसेंसस एड ईडम, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए। ये तो था कि कंसेंट क्या होता है, बट ये फ्री कैसे होगा, फ्री कंसेंट कैसे होता है, ये हमारा मेन चीज़ है। तो इसके लिए हमारा सेक्शन 14 है जो कि फ्री कंसेंट को बताता है। तो ये बताता है कि कंसेंट को फ्री होने के लिए, ये नेगेटिव है डेफिनेशन, ये ठीक है, ये डेफिनेशन नेगेटिव है, मतलब ये क्या बता रहे हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। तो ये बताते हैं कि अगर कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये 5 चीज़ें नहीं है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो हमारा कंसेंट हो क्या, फ्री है। तो इसका एक अगर आप लोग मतलब याद करना चाहें तो याद कर सकते हो, इसके जो पहले के वर्ड्स हैं अपना कोई कोड बना सकते हो, ठीक है। तो ये है बेसिकली चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ से, तो इन चीज़ों को समझेंगे तभी हमें समझ आएगा कि कंसेंट कब फ्री होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कोerशन, जो कि सेक्शन 15 में दे रखा है। ये क्या कहता है, ये यहाँ मैं आपको एकदम नॉर्मल टर्म से समझाऊं तो ऐसे है कि किसी को डराना, किसी को धमकाना, डरा धमका कर उसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना, इसे बोलते हैं कोerशन। तो ऐसा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है वॉइडेबल, कोई कोर्ट जाके से वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। मतलब क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वैसे तो वैलिड रहेगा लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो कोर्ट जाए और उसे वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। और जैसे मैं इसमें 2 चीज़ें आती हैं, पहली चीज़ है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। जैसे जो चंगू रहता है वो मंगू से ये बात बोलता है कि ये जो तुम्हारा घर है, उसका जो घर है 5 करोड़ का रहता है, ठीक, वो बोलता है कि मेरे को 50 लाख रुपए का दे दो। 5 करोड़ का घर है, वो मेरे को बोलता है मेरे को 50 लाख रुपए का दे दो, और उसके सर पे पिस्तौल रखता है, कहता है जान प्यारी है तो मेरे को 50 लाख रुपए का ये अपना घर दे दे वरना जान से मार दूंगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कोerशन। या फिर क्या कहते हैं कि चंगू क्या करता है, मंगू का हाथ तोड़ देता है, ठीक, और बोलता है कि अगर नहीं दिया टांगे तोड़ूंगा, जान से मारूंगा, वो अलग।
तो ये भी क्या हुआ, कोर्शन। तो दोनों चीजें इसमें, एक तो कमिटिंग, जैसे उसने वहां पे उसका हाथ तोड़ा, और दूसरा क्या, थ्रेटनिंग टू कमिट, उसके सर पे पिस्टल रखा, एक्चुअली में मारा नहीं बट उसके सर पे पिस्टल रखा। तो दोनों चीजें, कमीशन भी और अटेम्प्ट भी है। पहला ये हो गया। दूसरा है हमारा अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, मतलब डराना, कि क्या कहते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर किए तो मैं लेके चला जाऊंगा। जैसे चंगू और मंगू है, तो यहाँ पे जो मंगू है वो म्यूजिक क्लासेस लेता है और चंगू जो है वो लॉ क्लासेस लेता है। तो चंगू को बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि बच्चे कंप्लेन करने लग जाते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, पीछे बैंड बाजा बजता रहता है। तो चंगू जाके मंगू से बोलता है, उसका जो भी सेटअप रहता है, इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के महंगे महंगे बढ़िया इंपोर्टेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से, तो वो बोलता है कि वो उठा के लेके चला जाएगा या फिर उठा के कुछ ले आता है। तो ये सब क्या हुआ, ये इसमें भी दोनों चीजें, अटेम्प्ट है और कमीशन। तो या तो प्रॉपर्टी को डिटेन कर ही लेना या फिर धमकी देना कि आई विल डिटेन योर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये किसके अंदर कवर होगा, ये हमारा क्वेश्चन में कहलाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी मूवेबल है कि इमूवेबल, आपका क्या कहना है इसके ऊपर। इसके वैसे तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ऐसे ही दिमाग चलाने के लिए लोग बोलते हैं। ऐसा तो किसी एग्जाम में आया नहीं है जितना मतलब मैंने देखा है। तो यहाँ पे मोस्टली ये माना जाता है ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, क्योंकि डिटेनिंग वर्ड यूज है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो नहीं हो सकता, तो इस वजह से मूवेबल प्रॉपर्टी मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल भी दिया है कि हाई सीज पे कोई किसी के सर पे पिस्तौल रख के बोलता है तो बेचारे डर के मारे बोल ही देगा कि हाँ हाँ भैया हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं सेक्शन 15 का। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ये कहता है कि जहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है फर्क नहीं पड़ता कि उस जगह पे आईपीसी लगता है कि नहीं। हमने बोला ना कि जब हमने पढ़ा स्टार्टिंग में तो क्या पढ़ा था, फॉरबिडन बाय आईपीसी। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन कोई ऐसी जगह पे ले जाके कर रहा है जहाँ पे आईपीसी नहीं लगता, मे बी कोई हाई सीज पे कर रहा है या फॉरेन कंट्री में कर रहा है, वहां पे क्वेश्चन करता है, तो क्या इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, ये फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कहाँ पे हो रहा है। अगर मान लो कोई फॉरेन कंट्री में, जैसे चंगू मंगू है, चंगू मंगू जो है फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं, दोनों दोस्त हैं। अब वहां पे क्या कहते हैं कि चंगू जो रहता है वो मंगू को पिस्तौल निकालता है। मंगू बेचारा ज्यादा कुछ पता नहीं था, अनजान शहर में आया था, चंगू तो घूमता रहता है, मंगू को ज्यादा कुछ पता नहीं था, और उसके सर पे पिस्तौल रखता है, कहता है कि जो तेरा घर है ना मुझे इतने रुपए का दे दियो और नहीं तो मैं तेरे को यहाँ पे फंसा दूंगा, कुछ कुछ हो उसे ऐसा कहता है। तो अब यहाँ पे बाद में चंगू ये नहीं कह सकता कि डराया, तो कोर्शन तो फॉरेन कंट्री में हुआ था ना, इंडिया में थोड़ी हुआ था, वहाँ पे आईपीसी थोड़ी लगता है। तो नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है कि वहाँ पे आईपीसी लगता है कि नहीं, क्योंकि हमें आईपीसी की पनिशमेंट थोड़ी देखनी है, हमें तो ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है या नहीं, दैट्स इट। तो जो भी एक्ट आईपीसी में फॉरबिडन है, कोई वो करता है ना, या फिर धमकी देता है उसकी, तो वो किस में कवर होगा, वो इसी में कवर होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वो वॉइडेबल होगा। अगली चीज़ जो उसका ध्यान रखना वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोर्शन जो है कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से करे। मतलब यहाँ पे चंगू मंगू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि चंगू ही करे। चंगू ने अपने बिहाफ पे अगर किसी को एम्प्लॉय कर रखा है ना तो वो भी कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि मंगू के ऊपर ही हो, मंगू की वाइफ के ऊपर हो सकता है, मंगू के बच्चों के ऊपर हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना। लिखा ना अपन, इट कैन बी एक्सरसाइज अपन क्लोज रिलेटिव्स। फिर एक केस है अस्करी मिर्जा वर्सेस बीबी जयकिशोरी। इस केस में क्या हुआ कि एक इंसान था, उसको डराया गया कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता है, अब कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी भी XYZ चीज़ का, उससे मतलब नहीं है, तो उससे डराया गया कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किए गए ना तो तुम्हारे अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल कर दिया जाएगा। किया होगा उस आदमी ने कुछ, अब वो डर के मारे कि उसके अगेंस्ट केस ना फाइल हो जाए, वकीलों के चक्कर ना काटने पड़े, सजा ना हो जाए, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। तो अब वो जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकता है कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है, मुझे डरा धमका के लिया गया, क्योंकि आईपीसी में तो चीज़ फॉरबिडन थोड़ी है, मतलब आईपीसी में ऑफेंस थोड़ी है। तो ये जो था कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इट वॉज कम्प्लीटली वैलिड। एक और केस है हमारे पास, इस केस का नाम है चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम शेषम्मा। इस केस में क्या कहा गया कि अगर थ्रेट है, देखो जो हमारे पीपीटी बनाने वाले सर हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पैसे काटने पड़ेंगे ना। तो इस केस में क्या होता है कि कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई किसी को बोलता है कि अगर तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो ये क्या एक क्वेश्चन है ना, किसी को डरा धमका के ले रहे हो।
अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं बनता, एग्ज़ाम वगैरह में नहीं आता, लेकिन कभी-कभी किसी का दिमाग तेज़ काम करने लग जाता है। तो ये बोलते हैं कि आईपीसी में तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है ना, बट यहाँ पे तो थ्रेट टू सुसाइड लिखा है। तो अब कोई, हाँ, कोई धमकी देगा तो अटेम्प्ट की धमकी थोड़ी देगा, समझ रहे हो? तो सुसाइड करने की धमकी देगा ना, वो ये थोड़ी इस चीज़ की धमकी थोड़ी देगा कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया ना तो मैं सुसाइड करने की कोशिश करूँगी, नहीं, कोई यही ना कहेगा कि मैं सुसाइड करूँगी। खैर, अब तो इस बात का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि हमारे पास अब भारतीय न्याय संहिता आ चुका है। बट स्टिल आई मतलब आपका डाउट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, अगर किसी का दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होगा तो। अभी पता है क्या, बहुत ज़्यादा ना फालतू बातों पे मत ध्यान दो, मैंने तो फिर भी बता दिया कि मे बी सीयूटी पीजी के अलावा भी किसी पर्पज़ से देखो, तो मतलब आपको हेल्प करे ये चीज़, ऐसा नहीं है कि बस एक ही एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन आप इस वक़्त बहुत फ़ोकस्ड रहो, अननेसेसरी चीज़ें मत देखो, जितना सिलेबस है उसी से रिस्ट्रिक्टेड रहो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ। बढ़िया से पढ़ो, खूब बढ़िया से पढ़ो, किसी भी तरीके का डाउट या बहुत परेशान वगैरह फ़ील कर रहे हो, तो मुझे बिल्कुल से अभी जो है डीएम कर सकते हो, क्योंकि मैं कुछ मंथ्स जो है जो मैं इसी के लिए अभी डेडिकेटेड हूँ, मेरा कमिटमेंट यही है। तो पूरा फ़ायदा लो इस चीज़ का। अगला है हमारे ड्यूरेस। ड्यूरेस क्या है? ड्यूरेस ये इंग्लिश लॉ में यूज़ होता है। तो ड्यूरेस और इसमें फ़र्क क्या है क्वेश्चन में, तो इसका डिफ़रेंस बताया गया था इस केस में। अब यहाँ पे इंग्लिश लॉ में ये हमारा क्वेश्चन की जगह ड्यूरेस होता है। तो ड्यूरेस जो है ना थोड़ा नैरो है, क्वेश्चन ब्रॉड है, ड्यूरेस जो है वो क्या है, नैरो है। यहाँ पे क्या होता है ड्यूरेस में, एक्चुअल वायलेंस होता है या फिर एक्चुअल थ्रेट होता है। हमारे तो जस्ट धमकी भी चलेगी, लेकिन ड्यूरेस में क्या होना चाहिए कि एक्चुअल में वायलेंस होना चाहिए। ड्यूरेस में फियर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ या फिर बॉडीली हार्म रहता है, मतलब बॉडी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन में तो हमारे प्रॉपर्टी भी है। और जो ड्यूरेस है वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी जो पार्टीज है वही लोग करते हैं, बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, कोई और भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टीज इस चीज़ को करें। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि जब जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है उसमें से एक पार्टी इस पोजीशन में रहती है कि दूसरे के विल को डोमिनेट कर सकती है। अगर मैं आपको थोड़ा और लेमैन के टर्म में समझाऊं कि वो इस पोजीशन में रहती है, उसका ये औहदा रहता है कि वो दूसरा क्या फैसला लेगा क्या फैसला नहीं लेगा उसे प्रभावित कर सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक केस का एग्जांपल देती हूँ। मैं एक केस में थी, उसमें जो क्लाइंट थे वो बहुत रिच थे, तो हरिद्वार घूमने गए। जब वो हरिद्वार घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्वामी लोग होते हैं, तो उनको कोई स्वामी जी एक मिल गए और वो स्वामी जी से मतलब उनकी काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। तो स्वामी जी जो थे उनसे मतलब उन्हें काफ़ी गाइड करते थे और मतलब और ये जो क्लाइंट थे बीइंग वेरी स्पिरिचुअल है ना, और कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाले थे। तो स्वामी जी से इनका एक काफ़ी अच्छा रिलेशन बन गया और स्वामी जी ऑब्वियसली एक डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक पर्सन स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करता है, आफ्टर लाइफ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो स्वामी जी उनसे बोलते हैं कि आपको जो है ऐसे नहीं करना, मतलब आप ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ऐसे-ऐसे करके बताने लग गए। तो उनसे कहते हैं कि उनकी बद्रीनाथ धाम के पास एक ज़मीन थी और बोला कि वो दे दो। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो क्लाइंट ने सोचा कि वहाँ पे जो स्वामी जी हैं वो कुछ मंदिर बनवाएँगे, मतलब कुछ रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें होगी। बट उन्हें अभी पता चला है कि वहाँ पे तो स्वामी जी जो है अपना ही बिज़नेस खड़ा करना चाह रहे हैं। तो उस समय जो स्वामी जी थे, बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि शायद वो देते नहीं। बट वो क्या कहते हैं कि उस पोज़ीशन में थे कि उन्होंने बहुत डोमिनेटिंग पोज़ीशन में थे, तो उन्होंने प्रभाव में आके दे दिया। तो ये है एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बस एक जो है इंसान डोमिनेंट पोजीशन पे है, मतलब सिर्फ जैसे मैंने बताया ना, अगर सिर्फ स्वामी जी रहते और वो क्लाइंट थे कोई दिक्कत नहीं था, बट जब स्वामी जी ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, किस लिए गलत इस्तेमाल किया? अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए, तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस बन जाता है। उससे पहले तो कोई बात नहीं, अगर जस्ट बिकॉज कोई एक डोमिनेटिंग पोजीशन में, तो उसमें क्या दिक्कत है? दैट्स नॉट एन इशू। ऐसे एग्जाम्पल देते हैं टीचर स्टूडेंट का। तो टीचर स्टूडेंट, यहाँ पे जो टीचर रहता है एक डोमिनेटिंग पोजीशन में रहता है, वो स्टूडेंट से कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक टीचर है, बहुत बहुत बूढ़ी टीचर रहती है ना, स्टूडेंट से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कहती हैं कि कोई बुक वगैरह पब्लिश करनी है, तो उन्होंने बोला कि बुक तुम लिखोगे, ठीक है, और जो है मैं तुम्हें गाइड करूँगी, बाकी जितना मनी और ये सब जो आपका लगना है आप देना। तो ये क्या हुआ, टीचर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अनफेयर एडवांटेज लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट से। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट के कोई टीचर वो मना थोड़ी करेगा। बल्कि मैं तो देखती हूँ कि जो जूनियर सीनियर वाला लिटिगेशन में देखती हूँ, जो जूनियर सीनियर वाला चलता है, वहाँ तो बहुत अनड्यू इन्फ्लुएंस है। एनी हाउ,
आगे चलते हैं। तो इस केस में महबूब खान वर्सेस हकीम अब्दुल रहीम में डोमिनेटिंग पोजीशन का मतलब समझाया गया। तो डोमिनेटिंग पोजीशन मतलब क्या, कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो उससे इंफीरियर पोजीशन पे उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सेक्शन 16 क्लॉज 2 देखें, अब तक तो हम लोग को ये चीज समझ आ चुकी थी। क्या अब तक हम लोग को समझ आया कि इंसान जो है डोमिनेटिंग पोजीशन में होना चाहिए और उसका इस्तेमाल करे अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, मतलब फायदा लेने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करे। फायदा मतलब गलत तरीके से फायदा। ऑब्वियसली सारे रिलेशन गिव एंड टेक ही होते हैं, बट वो मतलब ऐसा फायदा निकलवाना, गलत तरीके से फायदा निकलवाना, एक्सप्लॉइट करना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब एक इंसान दूसरे इंसान की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है? ये हमें पता चलेगा 16 क्लॉज 2 से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहली चीज़ ये लिखी गई है कि उस इंसान की कोई रियल या अपरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। ये पहली चीज़ है, रियल या अपरेंट अथॉरिटी। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी। और दूसरा क्या है कि फिड्यूशरी रिलेशन में होना चाहिए। फिड्यूशरी रिलेशन कोई ट्रस्ट वाला रिलेशन होता है। अरे मैं आपको सब आगे बताने वाली हूँ, अभी जस्ट मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, सिनॉप्सिस बता रही हूँ इसका। फिर तीसरा क्या है कि उस इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी है वो थोड़ी अफेक्टेड है, थोड़े समय के लिए अफेक्टेड है या फिर परमानेंटली अफेक्टेड है। मे बी उसको कोई बीमारी है, जैसे कोई आता है कॉन्ट्रैक्ट करने, यहाँ पे चंगू रहता है, मंगू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आता है। मंगू की तबीयत बहुत खराब रहती है, तो मंगू क्या करता है, और चंगू जो रहता है मतलब मंगू मरने की स्थिति में, तो चंगू बोलता है कि कुछ भी मतलब फायदा लेने के लिए मंगू के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ये क्या होता है, ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है। वो बोलता है कि देखो तुम तो मरने वाले हो, तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें इतने पैसे तुम्हारी दवाई करवा देता हूँ, 50 लाख रुपए, बाकी तुम्हारा जो 10 करोड़ का जमीन है वो मुझे दे देना। तो ये क्या है, हमें पता है कि बेचारा मरने की स्थिति में, तो उसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड है, वो मान जाएगा। तो ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब देखते हैं यहाँ पर रियल और अपरेंट अथॉरिटी क्या होती है। मैंने क्या बोला कि अगर रियल और अपरेंट अथॉरिटी, तो हमें मानेंगे कि हाँ वो इस पोजीशन में है कि दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है। तो जैसे एग्जांपल हो गया कि कोई एक ऑफिसर है जो सीनियर रैंक का होता है, तो उसकी अथॉरिटी होती है ना सबॉर्डिनेट के ऊपर, बिल्कुल होती है। कोई सीनियर पुलिस वाला होगा तो जो जूनियर होगा उसके ऊपर उसकी अथॉरिटी होगी। अपरेंट अथॉरिटी मतलब, अच्छा मैं आपको मतलब समझाना, रियल अथॉरिटी अपरेंट अथॉरिटी इससे मतलब नहीं है। तो अपरेंट अथॉरिटी मतलब ऐसे कोई रियल अथॉरिटी तो नहीं रहती जैसे मैंने आपको बताया, बट किसी और तरीके से वो जो है उससे अप्रोच कर सकता है। जैसे कि मैं एक नॉर्मल सिविलियन हूँ, तो आके कोई मुझसे पुलिस वाला कुछ कह रहा है, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि दिखा सकता है कि देखो आई एम अ पुलिस पर्सन। तो ऑब्वियसली हम जो है नॉर्मल ले पर्सन जो होता है वो डरते हैं इन लोगों से। कोई वकील आके कुछ कह रहा है तो कोई रियल अथॉरिटी नहीं है, जैसे कोई वकील चल रहा है रोड पे, है ना, और कोई नॉर्मल इंसान चल रहा है, तो उस वकील की कोई रियल अथॉरिटी नहीं है उस पर्सन के ऊपर। लेकिन क्या कहते हैं कि वकील जो है वो कुछ मतलब बोलता है ना, वो बोलता है कि मैं वकील हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो इंसान डर जाएगा और उल्टे सीधे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, समझा रही हूँ मैं आपको। होता भी है, नहीं भी होता, वो आप देखो, बस आप समझ जाओ। CUT-PG के लिए आप लोग प्रिपेयर कर लो, मेरा एम ये है। अगला है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मतलब ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, जैसे फादर और सन। तो ये सीधी सी बात है, सपोज मैं कोई लैंड खरीद रही हूँ, तो अगर मुझे मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा टेक दिस लैंड, तो मान के चलूंगी ना कि ज़मीन अच्छी है, मैं शायद दूसरी ज़मीन देखूँ भी ना। सही बात है कि नहीं, सही बात है। तो अगर क्या कहते हैं कि अगर फादर भी उस पोजीशन का इस्तेमाल करता है जानबूझ के अपने फ़ायदे के लिए, अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, मतलब डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं जस्ट नॉर्मल एग्जांपल के लिए यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि फादर मदर, जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, या फिर कोई अंकल है, तो हमें पता है कि वो जो है वो हमारे हित में ही बोलेंगे, हमारे फूफा जी, और उनके कहने पे हम लोग ज़मीन ले लेते हैं, बट हमें पता चलती है वो तो गवर्नमेंट की ज़मीन थी, कुछ फ्रॉड था। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास केस है सुभाष चंद्र दास मुंशी वर्सेस गंगा प्रसाद दास मुंशी। इसमें बोला गया कि हर एक रिलेशन जिसमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है, फिड्यूशियल रिलेशनशिप होता है, जैसे एडवोकेट क्लाइंट डॉक्टर पेशेंट। तो अगला केस हम लोग देखते हैं मूडी वर्सेस कॉक्स। इसमें कोर्ट ने बात कही है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो पार्टी ट्रस्ट के रिलेशन में रहते हैं उनके ऊपर हायर ड्यूटी रहती है। जैसे सपोज मेरे फादर कुछ मेरे को चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं,
तो उनके ऊपर हायर ड्यूटी होगी कि वो इंश्योर करे कि वो चीज़ सही है। क्यों? क्योंकि मेरा उनसे एक ट्रस्ट का रिलेशन है। मुझे पता है कि ये जो बोल रहे हैं सही ही बोल रहे होंगे, ये मतलब मेरा नुकसान नहीं चाहेंगे। तो उनके ऊपर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। अगला है मेंटल डिस्ट्रेस। तो किसी भी इंसान का जो माइंड रहता है बहुत वीक हो जाता है। वीक होने के पीछे रीज़न मैंने बता दिया, फिज़िकल, मेंटल कुछ भी हो सकता है। अब वीकनेस या तो एज की वजह से, बीमारी की वजह से, या मतलब ऐसा है कि कोई दूसरा इंसान उसके विल को डोमिनेट कर सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं? मेंटल डिस्ट्रेस। तो ऐसे सिचुएशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके अगर इंसान कोई भी कॉन्टैक्ट करता है तो उसे अवॉइडेबल कहते हैं। बस जो इसमें ना आपकी हेडिंग भी ना बहुत अच्छा काम करेगी, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं तो फिर भी आपको इतना एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बार आप पढ़ लो तो बाद में कुछ भी दो। अब अगर आप एलएलएम कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आप लोग नेट का एग्जाम दोगे तो सब में जिससे कि आपके काम है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रिजम्पशन कैसे रेज किया जाएगा? तो जनरली ये होता है कि उस पार्टी को प्रूफ करना पड़ता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान के फेवर में होता है जिसका कंसेंट इनिशिएट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे स्वामी जी और क्लाइंट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे क्लाइंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मेरा कंसेंट है वो मतलब गलत तरीके से लिया गया, वो मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर आके दिया है। लेकिन अगर सपोज क्या कहते हैं कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो देख के पता चल रहा है, देखो सेक्शन 16(3) बात कह रहा है कि अगर हम देखें ट्रांजैक्शन को तो देख के उसके फेस पे पता चल रहा है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो अनकॉन्शनेबल है, मतलब अनरीजनेबल है। हमें पता है कि जो बद्रीनाथ धाम के पास जो ज़मीन थी, जो मैं उस केस का बता रही हूँ, वो कितना अनरीजनेबल है। कोई नॉर्मली इतनी सारी ज़मीन कोई सेम पर्सन सिर्फ कुछ दिन की मीटिंग में किसी इंसान को नहीं दे देता। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें लग रहा है कि अनरीजनेबल है तो बर्डन जो रहता है दूसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो स्वामी जी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हमें पता है कि स्वामी जी एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और साथ ही ये प्रूव हो जाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो हैं वो कैसे हैं, वो अनकॉन्शनेबल है। अच्छा, मैंने जब आपको एग्जांपल दिया था, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना कि मैंने तो सिर्फ कि आपको लग रहा होगा कि सिर्फ क्लाइंट ने ही स्वामी जी को ज़मीन दिया है ना, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था। उस मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने गिफ्ट दिया है, कुछ ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट था। तो उसके डिटेल में मत जाना, बस कंसेप्ट को ऊपर ऊपर से समझो, क्योंकि मैं कभी कभी क्लास में पढ़ाती हूँ ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा फालतू सोचने लग जाते हैं। बी फोकस्ड। तो ऐसे में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला जाएगा? स्वामी जी के ऊपर। तो अगर कोई डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हमें देख के अनकॉन्शनेबल लग रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टर्म एकदम अनरीजनेबल लग रहा है, तो सीधा जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर चला जाएगा जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। वरना नॉर्मली कौन प्रूफ करता है? जिसका कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया है। लेकिन अगर हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि जो है मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हो अनरीजनेबल है, तो जो इंसान डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा उसको ये चीज़ प्रूफ करनी रहेगी। अगला हम लोग देखते हैं फ्रॉड, जो कि सेक्शन 17 में है। फ्रॉड मतलब क्या होता है? फ्रॉड मतलब इंटेंशनली मैं किसी को डिसीव कर रही हूँ, मुझे पता है ये झूठ है लेकिन फिर भी मैं उसको बोल रही हूँ जिससे कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं आपको पेंटिंग क्लासेस दूंगी, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, मैं बोल रही हूँ आपको मैं पेंटिंग क्लासेस दूंगी और आप यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग देख ही रहे हो, तो क्या मैं जानबूझ के आपसे झूठ बोल रही हूँ और आपसे पैसा ले रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि मैं आपको पेंटिंग क्लासेस लूँगी और टॉप नॉच पेंटिंग क्लास लूँगी, है ना, और उसके बाद से क्या कहते हैं कि मैं पैसा भी आपसे ले रही हूँ। तो ये क्या, मुझे पता है मेरी हैंड राइटिंग ऐसे, मैं क्या पेंटिंग सिखाऊंगी? तो ये क्या है? ये फ्रॉड है, समझा? तो ये जस्ट मतलब मैंने आपको एक नॉर्मली एक आइडिया दिया। अब इसके अंदर 5 सबसेक्शन है सेक्शन 17 में, एक एक करके उनको पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। तो 17(1) ये कहता है कि किसी पर्सन को पता है कि वो चीज़ गलत है ना, बट फिर भी उसे बोलता है कि फिर जानबूझ के गलत है बट फिर भी वो जानबूझ के बोल रहा है कि हाँ हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, जिससे कि इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया? मैंने एग्जांपल दिया कि मैं आपको पेंटिंग सिखाऊंगी, मुझे पता है कि वो गलत है। या फिर क्या कहते हैं कि मेरी दुकान में कोई सामान है और मेरे दुकान पे कोई बहुत अच्छी ब्रांड है, बेकारी ब्रांड है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ ना कि ये जो है ये ब्रांड सबसे बेस्ट है, इसी ब्रांड का सामान लोगे तो बहुत बढ़िया है, तो आप ले जाते हो। तो मुझे पता है कि इससे अच्छे ब्रांड्स हैं, ये ऐसा कोई बढ़िया ब्रांड नहीं है, लेकिन मेरी दुकान में, तो मैंने आपको बोल दिया। तो ये क्या है? ये है फ्रॉड। अब बहुत डिटेल में मत जाना कि अच्छा, बहुत एकदम डीप मत घुसना है इसके, है ना, जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना ही देखना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इतना इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। बट स्टिल मैं तो काफ़ी डीप में कवर कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत डीप में कवर कर रही हूँ, जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है ना, मैं उससे ज़्यादा डीप में कवर कर रही हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। चलो, अब 17 क्लॉज 2 वो ये क्या कहता है कि
मतलब मैं कोई ऐसी चीज़ है, ये कंसीलमेंट के बारे में बात करता है। इसको समझने के लिए आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखो डिफेक्ट होता है, कोई भी हम सामान खरीदते हैं ना, तो उसमें 2 तरीके के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है लेटेंट डिफेक्ट और एक होता है पेटेंट डिफेक्ट। अब जैसे क्या कहते हैं कि आप मेरे से कोई एक मशीन खरीदने आ रहे हैं, मशीन खरीदना है, तो जो लेटेंट डिफेक्ट होता है वो सामने नहीं दिखता है। मतलब मशीन जो है अंदर उसका जो इंटरनल पार्ट्स हम खोल-खाल के तो इंसान नहीं देख रहा, ऊपर से देख रहा तो वो नहीं दिख रहा। वो तो साफ-सीधी बात है, वो क्या हो जाएगा, वो तो फ्रॉड ही है लेटेंट डिफेक्ट, क्योंकि लेटेंट डिफेक्ट मुझे दिख नहीं रहा। आप मुझसे मशीन खरीदने आए, आपको लेटेंट डिफेक्ट तो दिखेगा नहीं, अब आप मशीन खोल के उसके अंदर के सारे पार्ट्स थोड़ी चेक करोगे, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है आपको बताना, लेकिन मैं आपको नहीं बता रही, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लेटेंट डिफेक्ट। अब अगला क्या होता है, पेटेंट डिफेक्ट ऐसा होता है ना कि वो सामने ही दिखता है। जैसे कि सपोज़ आप क्या कहते हैं कि मुझसे मशीन खरीदने आ रहे हो, तो आपको मशीन पे ही दिख रहा है कि टूटा हुआ है, इसका लोहा मुड़ा हुआ है, बट फिर भी आप मुझसे वो खरीद रहे हो। तो यहाँ पे वो फ्रॉड नहीं है, मैं आपको नहीं बता रही। जैसे आप सपोज़ आप मेरी कार खरीदने आए, तो आपको दिख रहा है कि कार में इतनी तगड़ा डेंट पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद आपको होगा कि बाद में कि अरे नहीं, ये तो फ्रॉड हो गया। अरे वो सामने दिख रहा है, आपने नहीं देखा, आपकी गलती है। अब हर चीज़ इंसान बताने लग गया, या फिर सपोज़ क्या कहते हैं कि पीजी है, मेरे पास पीजी है, पीजी में आप रूम देखने आते हो, और फिर क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मुझे पता है कि यहाँ पे जो है थोड़ी सीलन हो सकती है, जो कबर्ड है उस वो इतना इतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि उसमें सीलन हो जाती है। तो अब मैं आपको बताऊँगी, थोड़ी आप आए हो, आप देख लो सीलन दिख रही है कि नहीं दिख रही। ये क्या है, ये सब पेटेंट डिफेक्ट है ना। एक हमारे पास प्रिंसिपल होता है, बायर बीवेयर, बायर को इसका ध्यान रखना। मैं हर चीज़ बताने लग जाऊँ तो ऐसा तो बिज़नेस ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो मशीन, मुझे पता है कि कार पे वो डेंट लगा है ना? मुझे पता है कार पे डेंट लगा है, लेकिन मैं बताऊँ क्या करती हूँ, मैं तो स्टिकर चिपका देती हूँ, या मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे मैं किसी इंसान को खड़ा कर देती हूँ कि यहाँ पे खड़ा रहना ताकि उसको डेंट ना दिखे। कितनी इम्पॉसिबल सी बात बोल रही हूँ ना, बट ठीक है। मतलब कुछ भी, बट आप समझो। तो वो बात अलग है ना? मतलब तब तो फ्रॉड होगा, लेकिन नॉर्मली लेटेंट डिफेक्ट नहीं बताया तो फ्रॉड है। पेटेंट डिफेक्ट ना बताने पे फ्रॉड नहीं होता। लेकिन अगर मैं जानबूझ के एक्टिवली कंसील करूँ, कार पे जो डेंट है मैंने वहाँ पे जानबूझ के स्टिकर लगा दिया, जानबूझ के जहाँ पे कार का डेंट है मैंने किसी को खड़ा किया, तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट हो जाता है, और ये भी फ्रॉड कहलाएगा। तो बेसिकली अगर हमारा कंसेंट किसी ने फ्रॉड की वजह से लिया होता है ना, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है ना। तो हम कोर्ट जाके से वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं, हम बाउंड नहीं होते, हमारे पर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। तो चलो अब आगे देखते हैं, 17 का 3 देखते हैं। 17 का 3 ये कहता है कि अगर मैंने कोई प्रॉमिस किया है बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उसे परफॉर्म करने का, तो वो क्या होगा, ये भी फ्रॉड ही हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैं आपसे क्या कहती हूँ कि आपके यहाँ कोई बहुत ही बड़ा फंक्शन है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं कॉन्सर्ट करूँगी। कॉन्सर्ट करने के लिए कहती हूँ, बट मुझे पता है कि मेरी आवाज़ ऐसी है, तो मुझे पता है मैं नहीं करूँगी, बट मैं पैसे लेने के लिए ऐसे करती हूँ। मुझे पता है कि मैं कुछ बोल दूँगी, मैं जानबूझ के ऐसे ही बोल रही होती हूँ। जैसे बहुत सारे वकील होंगे, वो चलो इसमें नहीं जाते हैं, मैं खुद ही तुम्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रही, बस इतना समझो। ये सब एग्जाम्पल अब आप लोग खुद सोचना। 17 का 4 ये कहता है कि सपोज़ मैंने कोई ऐसा एक्ट किया जो कि इन तीनों में नहीं आ रहा, बट उसका पर्पस वही है कि डिसीव करना, वही मतलब फ्रॉड करना ही है, तो वो क्या होगा, ये भी फ्रॉड होगा, है ना। डिसीव करने के इंटेंशन से मैंने कोई और चीज़ करी है जो कि ऊपर के सबसेक्शंस में नहीं आया, तो ये इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में आ जाएगा। ये रेसिड्यूरी है, मतलब अगर उन ऊपर वाले सबसेक्शनों से निकल गया तो इसके अंदर आके वो मतलब फँस जाएगा। 17(5) क्या कहता है, कहता है कि अगर सपोज़ क्या कहते हैं कि कोई एक्ट या कोई भी ओमिशन जिसे कि लॉ ने ही फ्रॉडलेंट कहा है, तो वो करोगे तो फ्रॉड कहलाएगा ही। जब लॉ ने फ्रॉडलेंट कहे तो खैर मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट स्टिल मेंशन्ड है कि अगर किसी चीज़ को लॉ ने फ्रॉडलेंट कहा है तो आप उसे करोगे तो फ्रॉड ही तो कहलाएगा ना, जैसे सेक्शन 53 TPA। तो अगर वो कुछ होता है, देखो यहाँ पे फिर गलती है, हमारे एडिटर सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। एडिटर सर ध्यान दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक और चीज़ है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कि चुप्पी कब फ्रॉड कहलाता है। तो जनरल रूल जो है चुप रहना फ्रॉड नहीं कहलाता, लेकिन 2 सिचुएशन है। पहला ये है कि उस इंसान की ड्यूटी है बोलना, जैसे मैं आपसे फ़ोन पे आपसे कार ले रही हूँ, तो यहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी है बताने कि कार पे कोई डेंट है, कितना कार चली है, आप ये नहीं बता रहे, आप चुप उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो मैं इसे क्या मानूँगी, फ्रॉड मानूँगी। दूसरा क्या है कि उसकी चुप्पी बोली के बराबर है। जैसे सेक्शन 17 का इलस्ट्रेशन C देखना, यहाँ पे क्या कहते हैं कि
एक इंसान किसी से घोड़ा खरीद रहा होता है, तो ये बोलता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान जाऊँगा कि मतलब मैं समझ लूँगा कि जो घोड़ा है साउंड है, मतलब पागल घोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता और घोड़ा जो था पागल था, तो ये क्या हो गया, ये फ्रॉड हो गया। तो यहाँ पे ये चुप था, बट इसका चुप्पी इसकी बोलने के बराबर थी। समझ आया? मतलब यहाँ पे अगर वो नहीं बोल रहा तो वो नहीं बोलने से वो ये बात बोल रहा है कि घोड़ा जो है वो साउंड माइंड का है। उसकी चुप्पी ये बताती है कि जो हॉर्स है वो साउंड माइंड का है। तो यहाँ बट वो हॉर्स जो था वो तो अनसाउंड माइंड का था, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे फ्रॉड हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ लिया, फ्रॉड पढ़ लिया। मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा सेक्शन 18 में दे रखा है। मिस रिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड में थोड़ा थोड़ा वैसे ही आपको लगेगा, बट फ्रॉड में क्या रहता है, इंटेंशन रहता है। लेकिन हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे ना, तो ऐसा सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन नहीं है डिसीव करने का। यहाँ पे जो पार्टी है उसे लगता है कि वो सच बोल रही है और वो झूठ नहीं बोल रही है, बट एक्चुअली में वो गलत बोल रही होती है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता रहता है। उसकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो प्रॉपर अथॉरिटी या फिर प्रॉपर सोर्स से नहीं रहती है। वो जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहा होता है, बट वो झूठ रहता है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग केस देखते हैं। ओशियानिक ओके, उससे पहले आप ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको लेमैन के टर्म में समझाया था। अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन के क्या अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इंक्लूड्स लिखा है, मतलब ये चीज़ें तो आती हैं, और भी चीज़ें आती होंगी, लेकिन ये चीज़ें तो आती हैं। तो सबसे पहले जो 18(1) है वो ये बताता है कि किसी तरीके का पॉजिटिव असर्शन, मतलब ये पार्टी को लगता है कि वो सच बोल रही है, बट वो एक्चुअली में सच नहीं बोल रही होती है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन रहता है अनवारंटेड है। अनवारंटेड मतलब प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर सोर्स या वेरीफाइड नहीं है, ट्रस्टवर्दी सोर्स से नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि ये मतलब उसने कहीं से सुन लिया और बोल दिया, मतलब पार्टी मतलब चीटिंग नहीं करना चाहती है, झूठ नहीं बोलना चाह रही है, उसे खुद ही नहीं पता और वो बोल देती है। एक केस है हमारे पास, ओशियानिक स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सुंदरदास धर्म से। यहाँ पे जो शिप बेचने वाला था उसने बोला कि जो शिप है उसने बताया कि इतने टनेज की है। अब उसने कभी शिप देखा ही नहीं था, अब पता चला कि जो शिप है वो ज़्यादा टनेज की है, तो बायर जो था वो मना कर सकता है ये सेल, मतलब पैसे देने से अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को ख़त्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन था। मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल होता है तो कोर्ट जाके वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टी बाउंड रहे। अगला है हमारा, ये था 18 का 1। अब 18 का 2 क्या कहता है कि कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था डिसीव करने का। क्या लिखा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट द इंटेंशन टू डिसीव। जैसे यहाँ पे ओरिएंटल बैंक कॉर्पोरेशन वर्सेस जॉन फ्लेमिंग का केस था। यहाँ पे एक डीड था, उसे प्लेंटिफ साइन कर देता है और डिफेंडेंट बोलता है कि इस डीड में कुछ नहीं है, जो हम लोग के आपस में बीच में जो बात हुई थी ना वही सब है, लेकिन वो डीड जो रहता है उसमें कुछ और रहता है। उसमें डिफेंडेंट ने क्या लिखा था, अपने फेवर में कुछ उसने चीज़ें करवा ली थी। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, इसने अपने ड्यूटी का ब्रीच किया। इसकी जिम्मेदारी थी, जब वो साइन कर रहा था तो उसकी जिम्मेदारी थी सारी बातें बताना, सारी बातें प्लेंटिफ को बताना उसकी जिम्मेदारी थी, बट उसने बताया नहीं। और इससे क्या हुआ कि जो उसका जो कंसेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट में जब वो एंटर किया तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया, तब उसके पास पूरा अधिकार बनता है कि इसे मतलब सेट असाइड कर सकता है, कोर्ट में जाके इसको वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वॉइड है, उसने जान के नहीं किया बट उससे वो हो गया। फिर यहाँ पे सेक्शन 18(3) है। इससे क्या होता है कि अगर कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को इनोसेंटली, यहाँ पे वर्ड देखना, इनोसेंटली मैं बार बार बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा फ्रॉड जैसे ही आपको लगेगा, बट यहाँ पे पार्टी का इंटेंशन नहीं है डिसीव करने का, तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसके नेचर के रिगार्डिंग मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो एक केस है हमारे पास, इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट के लैंड थे उसको ऑक्शन किया, तो वहाँ पे कुछ टेनेंट्स रहते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन लोगों ने इसे बताया नहीं। ऐसा नहीं था कि वो मतलब चीटिंग करना चाहते हैं या धोखाधड़ी करना चाहते हैं, उन्हें लगा कि ज़रूरी नहीं है बताना।
तो ये क्या हुआ, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइडेबल है, वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन था। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई, जैसे काफ़ी चीज़ें आप लोग को पता चल चुकी है, 4 चीज़ें पता चल चुकी है, बस आप लोग का मिस्टेक रह रहा है। अब क्वेश्चन एक ये बनता है, इस कंसेप्ट को मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में समझाऊंगी कि कब ऐसा सिचुएशन है जब कॉन्ट्रैक्ट में आपके फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आपने उसमें फ्रॉड भी है और मिसरिप्रेजेंटेशन भी है। ध्यान रखना, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपके साथ किसने फ्रॉड किया है या किसी ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आप बता सकते हो जहां वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फ्रॉड है और मिसरिप्रेजेंटेशन है, फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है? हाँ, ऐसी सिचुएशन है। अगर आप सेक्शन 19 का एक्सप्लेनेशन देखोगे तो ये क्या बात कहता है, ये कहता है कि ये जो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना, हमें प्रॉब्लम फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉब्लम फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं है, प्रॉब्लम हमें इस बात से कि आपका कंसेंट फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से आया है। मतलब आप धोखे में आपने अपना कंसेंट दिया है, आपको धोखे में रख के आपसे कंसेंट लिया गया, हमें प्रॉब्लम उससे है। वो पार्टी क्या कर रही है, फ्रॉड कर रही है, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें प्रॉब्लम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात कहता है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आपका जो कंसेंट है वो धोखे से लिया गया है ना, आपको अंधेरे में रख के लिया गया, आपको फ्रॉड के थ्रू लिया गया है, आपसे मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बड़ा ही क्लासिक एग्जांपल है। जैसे आप जाते सरोजनी वगैरह कोई भी ऐसे शॉप पे जाना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जैसे क्या कहते हैं कि वो आते हैं ना, सर गुची का परफ्यूम है, प्लीज़ ले लीजिए। मैम गुची का परफ्यूम है, महंगा है, मैं आपको 500 का लगा दूंगा, बस 500 का ले लीजिए। आते ना धीरे से ऐसे हाथ में रख के, ऐसे लगता है स्मगलिंग समथिंग। तो वहाँ पे आपको भी पता है ये बात कि गुची का परफ्यूम आपको 100-200 रुपये का नहीं मिलेगा, बट आप फिर भी खरीदते हैं। तो कल को आप जाके, आपको ये बात पता है, आपका कंसेंट जो है वो जो इंसान लेके, सर गुची का परफ्यूम, सर गुची का परफ्यूम, वो जो आपको गुची का परफ्यूम देने आया है, कल को आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि अरे मैंने तो असली समझ के लिया था। आपने अपना कंसेंट इस वजह से थोड़ी दिया था कि वो असली गुची का परफ्यूम है। आपका कंसेंट, वो फ्रॉड कर रहा था, कल को आप ये नहीं कह सकते हो कि वो फ्रॉड कर रहा है। ऑल्दो फ्रॉड कर रहा है, बट फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। आपने 200 रुपये में गुची का परफ्यूम खरीदा, आप कल को जाके ये नहीं कह सकते कि इसने आपके साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि ये नॉलेज आपको भी है कि गुची का परफ्यूम इतने रुपए का नहीं आएगा। और आपने यहाँ पे अपने कंसेंट जो है इस वजह से नहीं दिया कि ये गुची का परफ्यूम है, ओरिजिनल परफ्यूम है, नहीं, आपको भी पता है कि ये फेक है और तब आपने लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। आई होप आप लोग की बात समझ आ गई। नहीं समझ आए ना तो एक बार दोबारा प्ले करके देखो और पूछो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, आप क्या कहते हैं कि बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है, तो मेट्रो के बाहर आजकल एक नया बिजनेस चला है, अम्ब्रेला रख के लोग जो है, अम्ब्रेला रख के लोग बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई एक इंसान है, वो क्या करता है कि आपको कोई बोलता है कि इस ब्रांड का अम्ब्रेला है, सो एंड सो ब्रांड का अम्ब्रेला है, और उस ब्रांड का अम्ब्रेला हम मान लेते हैं 5,000 रुपये का बिक रहा है, बट वो 100 रुपये में दे रहा है। अब कल को आप ये नहीं कह सकते कि उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ऑल्दो फ्रॉड कर रहा है वो 100, मतलब फ्रॉड है, वो बोल रहा है कि वो ब्रांड का है, XYZ ब्रांड का है, लेकिन आपको 100 रुपये का बेचा, वो फ्रॉड कर रहा है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी कंसेंट इस वजह से नहीं दी कि उस पर्टिकुलर ब्रांड का छाता था। आपको भी पता है कि उस ब्रांड का छाता 100 रुपया में नहीं आएगा, बड़ी तेज बारिश हो रही थी, आपकी मजबूरी थी, तो आपने 100 रुपये में छाता ले लिया। अब कल को आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि अरे मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराओ, क्यों? क्योंकि मेरा कंसेंट जो फ्रॉड की वजह से लिया गया। नहीं, आपका कंसेंट आपने बारिश की वजह से लिया, आपकी मजबूरी थी, फ्रॉड नहीं था। समझ आई? तो यहाँ पे ये जो हमारा सेक्शन 14 अगर आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे 14 का एक बार बेयर एक्ट की रीडिंग करो, सब बेयर एक्ट उठाओ, तभी समझ आएगा। इतनी देर से चिल्ला रही हूँ और बेयर एक्ट नहीं उठा रहे तो ऐसे थोड़ी समझ आएगा। क्या कह रहा है सेक्शन 14? यहाँ पे लिखा है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड। तो मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो भी हम बात कर रहे हैं, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, जिन भी चीज़ों की बात करें, उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपका कंसेंट होना चाहिए। मतलब फ्रॉड में आके आपने कंसेंट दिया है, मिसरिप्रेजेंटेशन में आके आपने कंसेंट दिया है।
समझे एक बात, अगर क्या कहते हैं कि कॉज्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर इसकी वजह से आप अपना कंसेंट देते हो तो वॉइडेबल है, बट आपको पता है फिर भी आप कंसेंट दे रहे हो तो कल आप ये क्लेम नहीं ले सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। अब ये तो मैंने आपको बात बता ही दिया था कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा, फ्रॉड पढ़ा, राइट, मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ा, इन सब का क्या इफेक्ट है। तो इसका इफेक्ट जो है सेक्शन 19 में बता रखा है कि अगर किसी का कंसेंट जो है कोर्शन के थ्रू लिया गया है, फ्रॉड के थ्रू या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है। कौन सी पार्टी वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकती है, वो पार्टी जिसका कंसेंट लिया गया है, मतलब जिसका कंसेंट फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया, वरना वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, परफेक्टली वैलिड होगा। और एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, अगला स्टेप आता है हमारा रेस्टिट्यूशन का। मतलब वॉइड हो गया तो हम कोशिश करते हैं कि जो पार्टी की जो ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले जो पार्टीज की पोजीशन थी उसे रिस्टोर करना, तो उसके लिए सेक्शन 64 है। तो ये बोलता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहता है, मतलब उसे वॉइड डिक्लेयर हो जाता है, तो क्या करी जाती है कि जिसको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है वो वापस कर देना, ठीक है, कोई किसी का यहाँ पे फायदा नहीं उठाएगा। तो दोनों पार्टी सेम पोजीशन में आ जाए जो कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी, बस इसका मकसद यही है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम लोग देखेंगे मिस्टेक के बारे में। तो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, इन्फ्लुएंस पढ़ लिया, फ्रॉड पढ़ लिया, मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक में मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी, वो चार्ट अगर आपको याद हो गया तो पूरा आपको मिस्टेक का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। मैंने ऑल उसको यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में लिखा है, बट आप देखो, ये जो मिस्टेक होता है ना हमारा, मिस्टेक को हम लोगों ने दो तरीकों से बांटा है। एक होता है हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक, और एक होता है हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ। तो यहाँ पे जो हमारा फैक्ट है और लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारा सेक्शन 20 और 22 में इसके बारे में बात करी गई है। मिस्टेक ऑफ लॉ की बात हमारे सेक्शन 21 में करी गई है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है बायलेटरल और एक हो सकता है यूनिलेटरल। बायलेटरल मतलब क्या होता है, बायलेटरल मतलब दोनों ही पार्टी मिस्टेकन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दो पार्टीज आपस में अग्रीमेंट करते हैं कि उन्हें कोई आपके इलस्ट्रेशन में एग्जांपल दे रखा है, वही एग्जांपल दे रही हूँ कि उन लोगों को कोई घोड़ा खरीदना है, हॉर्स खरीदना है, वो घोड़ा मरा हुआ था और दोनों उसको लेके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्टी मिस्टेकन है, दोनों पार्टी मिस्टेकन है इस बात को लेके क्योंकि दोनों पार्टी को पता ही नहीं है कि जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, जो हॉर्स जो था सब्जेक्ट मैटर, वो डेड है, दोनों को ही नहीं पता। तो ऐसे में क्या होता है, ये हमारा बायलेटरल अगर मिस्टेक होता है फैक्ट को लेके तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टी को ही नहीं पता। क्लियर। अब अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है, मतलब एक को पता है एक को नहीं पता, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वॉइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वैलिड होगा। मैं आपको आगे और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी, यहाँ पे शॉर्ट में बताया, अभी आगे जो है और डिटेल में बताऊंगी, बस अभी इतना जानो। और मिस्टेक ऑफ लॉ भी दो तरीके के हैं, एक है अगर आप मिस्टेकन है इंडियन लॉ को लेके, और एक है अगर आपका मिस्टेक जो है वो है फॉरेन लॉ को लेके। तो अगर हम लोग इंडियन लॉ के मिस्टेक की बात करें तब तो वैलिड है, क्योंकि हमें मान के चलते हैं अगर गैजेटे में कोई भी चीज़ आ चुकी है, उधर कोई चीज़ पब्लिश हो चुकी है, तो हम मानते हैं कि हर एक इंसान को पता है, तो वैलिड है। कोई ये नहीं कह सकता अरे मुझे तो इंडियन लॉ पता ही नहीं था ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो गैजेटे में आपको पता होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। अब फॉरेन लॉ में दो चीज़ें, फॉरेन लॉ एकदम सेम है जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मतलब अगर दोनों पार्टी को नहीं पता फॉरेन लॉ के बारे में तब तो वॉइड हो जाएगा, लेकिन अगर एक को पता है एक को नहीं पता, यूनिलेटरल है, तो वहाँ पे वैलिड रहेगा। तो सेम मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसे है। अब यहाँ पे अगर कोई भी कंसेंट मिस्टेक के थ्रू ली जाती है तो वो क्या होती है, फ्री कंसेंट नहीं होती। फ्री कंसेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो जो है ठीक नहीं है, मतलब क्या है कि कोर्ट जा सकते हैं हम लोग, है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होंगी पार्टीज की, यही ना मतलब है इसका। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि पार्टी से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को जानना। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ये जो मिस्टेक है ना, अभी इसका इतना रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि अब हर चीज़ इतना मतलब हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, और
काफ़ी क्लैरिटी हो चुकी है। पहले बहुत दूर दूर से कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब चीज़ें लोग पार्टीज़ को दिखती भी नहीं थी। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका इतना रिलेवेंस नहीं है। तो मुल्ला के हिसाब से ये देखो, अब मैं जो आपको बता रही हूँ ना, अब CUT PG के लिए आपने भी जितना पढ़ा ना सफिशिएंट है मिस्टेक का। बट अभी मैं आपको आगे और चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ यहीं पे पढ़ के ख़त्म थोड़ी करना है, आगे ही पढ़ना है ना। तो अब हम बात करते हैं मुल्ला के हिसाब से। तो मुल्ला के हिसाब से ना मिस्टेक से दो चीज़ होती हैं। पहला, मिस्टेक नेगेट्स कंसेंट, और दूसरा मिस्टेक नलिफाइज कंसेंट। मिस्टेक नेगेट्स कंसेंट ये हमारा सेक्शन 13 में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पार्टीज हैं उन लोगों का कंसेंसस एड ईडम है ही नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल समझना, नॉर्मल से जो बात इतनी है, जो सेक्शन 13 है उसमें जो मतलब मिस्टेक नेगेट्स कंसेंट का मतलब यहाँ पे कंसेंसस एडिडम नहीं है। बट अगला जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मिस्टेक नलीफाइज कंसेंट, यहाँ पे पार्टीज का कंसेंसस एड ईडम तो है, बट उन मिस्टेक की वजह से वो नलीफाई हो गया। मतलब जैसे वो घोड़े बेचने वाली बात हुई, तो दोनों का कंसेंसस एड ईडम था, दोनों जो थे वो बेचना चाहता था, वो लेना चाहता था, सेम घोड़े की बात करते, करेक्ट। लेकिन क्या वो घोड़ा मरा हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो हमारा कंसेंट नलीफाई हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको आंसर राइटिंग करते हैं, मेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग का टाइम वेस्ट जाए। मेजोरिटी जो रहते हैं वो प्रिपरेशन इस वजह से करते हैं कि सो दे कैन गेट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियरी और एग्जाम्स के लिए। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। नहीं भी समझ आया तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर CUT PG के लिए प्रिपेयर करो और फिर भी डाउट है तो मुझसे पर्सनली पूछ लो। अब पढ़ते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट को थोड़ा सा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 20 और 22 में दे रखा है। अगर बायलेटरल मिस्टेक है तो पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि दोनों पार्टीज मिस्टेक में है, तो वहां पे क्या होगा, जो हमारा अग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। अब सेक्शन 20 को एसेंशियल्स क्या है, मतलब इसको इन्वोक कब किया जा सकता है, तो इसके 3 एसेंशियल्स है। पहली चीज क्या है कि दोनों पार्टीज जो है अग्रीमेंट की, वो क्या है, मिस्टेकन। वर्ड क्या यूज है यहाँ पे, अग्रीमेंट। अभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टीज मिस्टेकन है। वही घोड़े वाला एग्जांपल दिमाग में रखना। दूसरा, मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब कोई फैक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, उससे रिलेटेड मिस्टेक है। और अगली चीज़ क्या है, वो जो फैक्ट है वो फैक्ट कैसा होना चाहिए, वो एसेंशियल होना चाहिए अग्रीमेंट को लेके। अब यहाँ पे जो घोड़ा था वो तो बहुत ही एसेंशियल है, वो तो मेन मुद्दा था कॉन्ट्रैक्ट का, वही नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मेन सब्जेक्ट मैटर था। सही बोल रही हूँ कि नहीं, वही तो मेन मुद्दा था ना वो घोड़ा, तो एसेंशियल होना चाहिए अग्रीमेंट के लिए। अब असेंशियल का क्या मतलब है, तो असेंशियल को समझने के लिए असेंशियल्स 3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पहला, आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज क्या कहता है, मतलब यहाँ पे जो पार्टीज हैं उन लोगों को मिस्टेक हो गया है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, चंगू और मंगू आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको केस के थ्रू एग्जांपल दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ आएगी। चंगू को ऐसा लग रहा है ना कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है मंगू से कर रहा है, बट मंगू ने अपना बिजनेस जो है टंगू को बेच दिया है। तो कल, और टंगू को नहीं पता कि वो चंगू से बिजनेस कर रहा है, तो कल को अगर चंगू चाहे, दोनों ही मिस्टेकन है यहाँ पे। चंगू को लग रहा है कि मंगू से बिजनेस कर रहा है ना, और जो मंगू, और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो, लेकिन मंगू ने अपना बिजनेस टंगू को बेच दिया होता है, और टंगू को भी नहीं पता था चंगू से बिजनेस कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो है क्या कर सकते हैं, इन लोगों को मिस्टेक हो गया। किससे रिलेटेड इन लोगों को मिस्टेक हो चुका है, आइडेंटिटी से रिलेटेड। चंगू जो है वो टंगू को मंगू समझ रहा है, करेक्ट, और टंगू जो है वो अभी से कुछ और समझ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पार्टी आइडेंटिटी को लेके मिस्टेकन है, तो यहाँ पे हमारा जो अग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो एक एग्जांपल देती है, केस था हमारा बोल्टन वर्सेस जॉन्स। केसेस ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लेंटिफ जो रहता है वो एक बिजनेस ले लेता है, उस बिजनेस का नाम बेसिकली ब्रोकलहर्स्ट था, और उसने अपने नाम पे बिजनेस शुरू कर दिया जिसका नाम उसने बोल्टन रखा। डिफेंडेंट जो था वो ब्रोकलहर्स्ट से डील करता था, और उसको ये बात नहीं पता थी कि जो बिजनेस है वो किसी और ने ले लिया है। तो उसने अपना जो है, वही जो मैंने यहाँ पे चंगू मंगू टंगू का एग्जाम्पल दिया ना, वही है। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि उसने वही कुछ ऑर्डर्स दिए। तो उसे बाद में पता चलता है कि बिजनेस के नाम पे जब उसने इनवॉइस देखा तो इनवॉइस पे देखा कि नाम कुछ और है। तो डिफेंडेंट ने बोल दिया कि उसने पैसे देने से मना कर दिए। तो कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट जो है लायबल भी नहीं है पे करने के लिए। रीज़न ये था कि वो कभी भी प्लेंटिफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, वो ब्रोकलहर्स्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, बोल्टन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था। और देखा जाए तो यहाँ पे प्लेंटिफ का भी इंटेंशन नहीं था डिसीव करना, वरना इनवॉइस क्यों भेजता। तो दोनों मिस्टेकन है।
और यहाँ पे मिस्टेक कैसे है, बायलेटरल मिस्टेक है, तो ये कैसा हो गया, ये क्या चीज़ हो गई, ये वर्ड हो गई। तो ये हमारा अग्रीमेंट क्या था, ये वर्ड था। वही चंगू मंगू टंगू वाला एग्जाम्पल है, बस यही है, इसको मैंने केस लॉ के थ्रू बता दिया। अगला मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर में क्या है कि जैसे वही घोड़े वाला जो एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल, कि यहाँ पे क्या होता है कि वो जो घोड़ा था, दोनों वाइट हॉर्स की बात करते हैं, बट पता चलता है कि वाइट हॉर्स ऑलरेडी मर चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को नहीं पता था, दोनों मतलब दोनों अग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे केस भी है, रेफर्स वर्सेस विचल हाउस। इसमें क्या हुआ था ना, मैं आपको समझाती हूँ कि एक शिप थी, उस शिप से ना कॉटन आता था, तो पार्टीज ने आपस में क्या किया था, प्लेंटिफ चंगू और मंगू है ना, चंगू और मंगू ने आपस में क्या किया कि कॉटन बेचने को लेके कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब अग्रीमेंट किया, आई वॉन्ट यूज द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर क्या कहता है कि चंगू को लगता है ना कि जो दिसंबर में शिप आएगी ना, आप पढ़ लेना, मैं आपको मतलब समझाने के तौर पे बता रही हूँ, आप इसे पढ़ लेना, दिसंबर अक्टूबर नवंबर जो भी आप इसमें पढ़ लेना, बट मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। और दिसंबर जनवरी फरवरी से मतलब नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मतलब पड़ेगा मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर से। समझ आ रही है बात, ध्यान से समझो, ध्यान से बैठो। मुझे पता है वीडियो लंबी हो चुकी है, आपका ध्यान इधर उधर भग रहा होगा, बहुत मेहनत से बनाया है, तो उतने ही ध्यान से सुनो जितनी मेहनत लगी है। बहुत मेहनत से काम हो रहा है, आपके फायदे के लिए काम हो रहा है, एकदम कंसंट्रेटेड होके सुनो इस चीज़ को। चलो, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि चंगू को लगता है कि जो दिसंबर वाली शिप से जो कॉटन आएगा उसे दे देंगे, लेकिन मंगू को लगता है कि अरे ये शिप तो अक्टूबर में आती है, इस वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि उसे जल्दी 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 चाहिए था। अब क्या होता है कि बाद में पता चलता है, तो बाद में क्या होता है, अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टी मिस्टेकन थे। इसको लग रहा था अक्टूबर वाली शिप से मेरा कॉटन आ जाएगा, और चंगू को लग रहा था दिसंबर वाली शिप से कॉटन की बात हो रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या था, सब्जेक्ट मैटर कॉटन नहीं था, सब्जेक्ट मैटर था टाइम, दिसंबर अक्टूबर। समझ आया। और तीसरा क्या है, नेचर ऑफ प्रॉमिस। ठीक, तो ये तीन हमारे थे, ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई कि वो कौन से फैक्ट है जो कि अग्रीमेंट को इसेंशियल है। तो एक तो नेचर ऑफ प्रॉमिस था हमारा, और एक था हमारा सब्जेक्ट मैटर, और एक था हमारा क्या था, एक था हमारा आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यूनिलेटरल मिस्टेक के बारे में तो मैंने पहले बता रखा था, बट यहाँ पे आप फिर भी देख सकते हो, सेक्शन 22 में बता रखा है कि अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है तो भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, वो वैलिड होता है। अब वैलिड कहने का मतलब क्या, वैलिड कहने का मतलब ये है ना कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकते हैं, किसी और ग्राउंड पे चाहे तो वॉइड करा सकते हैं। मतलब मेरे को फ्रॉड का ग्राउंड अगर दिख रहा है, या मिस रिप्रेजेंटेशन का ग्राउंड दिख रहा है, उस बेसिस पे मैं उसे चाहूँ तो वॉइड डिक्लेयर करा सकती हूँ, बट मैं सिर्फ इस रीजन की वजह से वॉइड नहीं डिक्लेयर करा सकती हूँ, यूनिलेटरल मिस्टेक का मैं ग्राउंड नहीं ले सकती हूँ कि आई वॉज मिस्टेकन, और इस वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं डिक्लेयर करा सकती हूँ। हाँ, मैं इस किसी और रीजन की वजह से करा सकती हूँ, वो अलाउड है, बट ये सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पे अगर मैं चाहूँ, अगर इस ग्राउंड का इस्तेमाल करके अगर मैं चाहूँ कि यूनिलेटरल मिस्टेक हो गई थी फैक्ट को लेके, मतलब एक पार्टी सिर्फ फैक्ट को लेके मिस्टेकन थी, उस ग्राउंड पे अगर मैं चाहूँ कि मैं एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करा दूं तो वो अलाउड नहीं है। बट हाँ, अगर मैं कोई और ग्राउंड लेना चाहती हूँ लाइक फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट्स कंप्लीटली अलाउड, उस ग्राउंड पे हमारा अग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। ये हो गया हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट थोड़ा पढ़ने वाला था। मिस्टेक ऑफ लॉ तो यहाँ पे देखो एडिटर सर ने ठीक से काम नहीं किया। तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है हमारा दो तरीके का है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। तो अगर इंडियन लॉ का मिस्टेक होता है तब तो कम वैलिड रहेगा। आप इस ग्राउंड पे उस अग्रीमेंट को वॉइड नहीं करा सकते कि हम लोग को तो लॉ पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। ऑफिशियल गेजेट में जो आ गया हम मान के चलते हैं आपको पता है। और फॉरेन लॉ है तो अगर दोनों पार्टीज मिस्टेकन है, मतलब ये जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट था ना, एग्जैक्टली वैसे ही है। अगर दोनों पार्टी मिस्टेकन है तब तो वॉइड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक मिस्टेकन है तो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड होगा। तो ये था हमारा क्या कहते हैं कि पूरा फ्री कंसेंट से रिलेटेड चीज़ें थी। हमने कोएर्शन देखा, हम लोगों ने फ्रॉड देखा, मिसरिप्रेजेंटेशन देखा, अनड्यू इन्फ्लुएंस देखा, मिस्टेक देखा। तो ये हमने 5 चीज़ें देख ली। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप बैक करके देखो, या आप आगे और पूछ सकते हो। हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 10 में, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था ना कि सेक्शन 10 अगर अग्रीमेंट में सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सेक्शन 10 में क्या क्या चीज़ें थी, एक था फ्री कंसेंट,
जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, करेक्ट। दूसरा क्या था, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हमने इसे पहली वाली वीडियो में पढ़ा था, वो भी क्लियर है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि तीसरा क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, और अगले वीडियो में हम लोग वो पढ़ेंगे। और उसके अगले वीडियो में क्या है कि जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं हुए हैं, मतलब अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ट्रेड, ये सब वो उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट। इसका आइडिया आप लोग को ऑलरेडी है, बट स्टिल मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई फीडबैक है, आप चाहते हो मैं इस तरीके से इम्प्रूव करी, यू टेल मी, आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव। या फिर कुछ भी आपको लगता है जैसे इम्प्रूव हो सकता है, कुछ गलत लग रहा है आपको, डेफिनेटली यू आर मोस्ट 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 वेलकम। और किसी तरह का डाउट है तो पूछो, कुछ डीएम अगर आप चाहो तो डीएम कर सकते हो, कुछ पर्सनल आपको इशू हो रहा है तो डू आस्क मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ओके। सो हरे कृष्णा, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।